फॉर्मूला नंबर 1 रेशियो एनालिसिस। सबसे बड़ा बात हम रेशियो एनालिसिस क्यों करता है कोई कंपनी, क्यों रेशियो कैलकुलेट करना है, कोई भी कंपनी रेशियो क्यों कैलकुलेट करता है, ये एनालिसिस करने का क्या जरूरत है। लास्ट दिन जब कंपनी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, बैलेंस शीट से हम लोग को क्या पता चलता है, जब फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कंपनी का परिस्थिति क्या है, पूरा साल भर बिजनेस करके कंपनी किस जगह में खड़ा है, मतलब कंपनी के पास एसेट कितना है, लास्ट तक बचा हुआ एसेट कितना है ईयर एंड पे, लायबिलिटी कितना है, कैपिटल कितना है, और प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, पूरा साल भर बिजनेस करके कंपनी प्रॉफिट कमाए हैं कि उसका लॉस हो गया है, मतलब क्या सिचुएशन है कंपनी का, वो तो तुमको बैलेंस शीट में ही दिखता है। तो बैलेंस शीट में हाँ ये भी तुमको देखना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, वही बैलेंस शीट में तुमको दिखता है। अब बात ये होता है सिर्फ बैलेंस शीट ऊपर से देखने से क्या कंपनी का हालत तुमको पता चल जाएगा, नहीं चलता है। जब तक हम हर एक चीज को एनालाइज नहीं करेंगे, एक एक चीज को तोड़ तोड़ के हम नहीं समझेंगे, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि पोजीशन क्या है बैलेंस शीट का। ऊपर से तो हमको दिख गया कि हाँ एसेट भी है, लायबिलिटीज भी है, कैपिटल भी है, सब कुछ दिख गया, बट किस सिचुएशन में बोलोगे, है तो सब कुछ ज्यादा है कि कम है, बट कौन सा चीज कितने मात्रा में होना चाहिए, क्या उतना ही प्रोपोर्शन में है, समझ पा रहे हो। जैसे बोला जाता है कि कंपनी के पास अगर करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट इसका जो रेशियो होना चाहिए दैट मस्ट बी 2:1 कंपनी के पास करेंट रेशियो मतलब करेंट लायबिलिटी और करेंट एसेट का जो रेशियो होना चाहिए दैट मस्ट बी 2:1। अब 2:1 है कि नहीं वो देखने के लिए तो तुमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि किसी एक के चलते 2 गुना उसका वैल्यू है कि नहीं। 2:1 का मतलब क्या है, अगर 2 गुना होना चाहिए करेंट एसेट, तो ये है कि नहीं तुमको वो जज करना पड़ेगा। अगर 2:1 रेशियो से ज्यादा भी हो गया तो भी खराब है, 2:1 से कम हो गया तो भी खराब है। क्यों, दो अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से खराब है, वो समझाएंगे अब क्यों खराब है। मतलब रेशियो अगर ठीक ठाक नहीं है, आइडियल नहीं है, जितना होना चाहिए अगर उतना हिसाब से नहीं है, मतलब तुम्हारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही मात्रा में नहीं है, या तो वो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेना नहीं चाहता इसीलिए पैसा को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, या तो फिर वो इतना ज्यादा पैसा इधर उधर कर दिए कि उसका प्रोपोर्शनेट जितना होना चाहिए बिजनेस में पैसा उतना है ही नहीं। तो ये रेशियो देखने से हम सारा चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि जिस मात्रा में जितना चीज होना चाहिए उतना मात्रा में है कि नहीं है। समझ में आ गया। तो रेशियो एनालिसिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंपनी जब कोई भी चीज का डिसीजन मेकिंग करता है, ये डिसीजन ओरिएंटेड चैप्टर है। तुमको कितना फाइनेंशियल डिसीजन जब तुम लेते हो तो रेशियो को एनालाइज करके फिर देखो क्या पॉलिसी बनाना चाहिए, क्यों ये रेशियो बिगड़े हुए हैं, कितना मात्रा में, क्या रेशियो देख के तुमको पता चल जाएगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, रिस्क ग्रोथ का समय है कि क्या है, कितना पैसा कितना लायबिलिटी कितना एसेट के ऊपर होना चाहिए, उतना है कि उससे ज्यादा है कि कम है। तो ये सारा चीज को तुम एनालाइज कर सकते हो रेशियो के थ्रू। तुम्हारा पैसा दूसरे के हाथ में ज्यादा दिन तक ब्लॉक है कि नहीं, कितना का इंटरेस्ट का लॉस हो जा रहा है उसके लिए, तो सारा चीज का कैलकुलेशन सिर्फ ये रेशियो ही तुमको प्रॉपर, मतलब ये डिसीजन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। समझ पा रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है इसका। हर एक जो फॉर्मूला है सबका मीनिंग है, यहाँ पे काफी सारा फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज के बेस के ही तुमको सम्स बनाना पड़ेगा। पूरा फॉर्मूला है चैप्टर, बट हर फॉर्मूला का मीनिंग जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानो व्हाट इज करेंट एसेट। करेंट एसेट होता क्या है, करेंट एसेट वो एसेट है जो तुमको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। करेंट एसेट वो एसेट है जिसका बेनिफिट तुमको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। करेंट एसेट वो एसेट है जिसका बेनिफिट तुमको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, कौन कौन सा है,
इन्वेंट्रीज मतलब जिसको हम पहले स्टॉक बोलते थे, अभी जब हम लोग कंपनी अकाउंट बोलेंगे तब हम उसको इन्वेंट्रीज के नाम से बोलेंगे। समझ में आ गया? हम लोग दूसरे चैप्टर पार्टनरशिप सोल ट्रेडर में स्टॉक बोल के ही लिख सकते हैं, बट जब हम लोग कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे तो शेड्यूल 3 के अनुसार जो जो नाम यूज होता है तुमको वही सब नाम यहाँ पे उसको बोलना पड़ेगा। तो स्टॉक का कंपनी अकाउंट में नाम है इन्वेंट्रीज विद स्टॉक, दैट इज अ करंट अकाउंट, not current account, it's a current asset. Number B, trade receivable का मतलब इसके अंदर दो चीज होता है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल डेटर्स का छोटा भाई, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल ये दोनों लेके होता है ट्रेड रिसीवेबल। जब ट्रेड रिसीवेबल बोलेगा जानना वो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा इसके अंदर आ जाता है करंट एसेट के अंदर, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो खर्चा तुम पहले ही कर चुके हो, किसी को पैसा पहले दे चुके हो। नेक्स्ट एक्रूड इनकम मतलब इनकम हो चुका है, उसका पैसा मतलब फायदा हो चुका है, इनकम हो चुका है, अर्न कर चुके हो, बट अभी तक हाथ में कैश रिसीव नहीं हुआ है, मिलने वाला है। एक्रूड इनकम ये भी तुम्हारा करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश और कैश जैसा, इसके अंदर कैश भी आ जाता है, बैंक भी आ जाता है, तो ये सारा का सारा करंट एसेट में आते हैं, करंट एसेट है। ये सारा चीज का फायदा तुमको 1 साल के अंदर मिल जाएगा। मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट, ये सारा चीज का चीज जो 1 साल के अंदर तुमको फायदा मिल जाएगा, ये सारा चीज क्या है? करंट एसेट है, ठीक है। करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं? करंट लायबिलिटी जो लायबिलिटी तुम 1 साल में चुकता कर दोगे, वो लायबिलिटी, वो बोझ जो विद इन अ ईयर तुम क्या कर दोगे? चुकता कर दोगे। क्या क्या आता है देखो इसके अंदर, सबसे पहले है ट्रेड पेबल्स मतलब यहाँ पे क्रेडिटर्स भी आते हैं और बिल्स पेएबल भी आते हैं। क्या क्या आते हैं? क्रेडिटर एंड बिल्स पेएबल। नंबर 2 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, किसी को पैसा देना था अभी तक तुमने नहीं दिए, आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा किसी को देना बाकी है, कोई भी खर्चा जो ड्यू हो चुका है, बाकी मतलब अभी तक देने का समय आ गया बट अभी तक हमने पेमेंट नहीं किए, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। ड्यू बट नॉट पेड उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, बट ये भी 1 साल के अंदर तुम चुकता कर दोगे, करेंट है। उसके बाद है एडवांस इनकम, कोई भी इनकम जो तुम एडवांस में ले चुके हो, कोई भी ऐसा पैसा जो एडवांस में ले चुके हो, वो भी बिकॉज वी हैव टू प्रोवाइड सर्विस, ठीक है ना। तो ये सब ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारा चीज तो देख रहे हो, दैट इज करंट लायबिलिटी, ठीक है। 1 साल के अंदर पैसा देना पड़ेगा। आप बोल रहे हैं फॉर्मूलाज में, तो नंबर 1 फॉर्मूला जो ये एसेट और लायबिलिटीज को लेके है, दैट इज व्हाट इज करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या है? करंट रेशियो का मतलब होता है तुम्हारे पास करंट लायबिलिटी को चुकता करने के लिए कितना गुना करंट एसेट है बिजनेस में। फिर से बोल रही हूँ, जितना करंट लायबिलिटी तुम्हारे बिजनेस में है, उस करंट लायबिलिटी को चुकता करने का क्षमता बिजनेस के पास कितना बार है। हाउ मेनी टाइम्स a company can repay the current liability amount by that current asset, मतलब कंपनी के पास करंट एसेट कितना अमाउंट का है ताकि वो अपना करंट लायबिलिटी को कितना बार, उस पैसा में कितना बार चुकता कर सके। हाउ मेनी टाइम्स, लायबिलिटी का
लायबिलिटी का कितना गुना करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी का कितना गुना करंट एसेट है वो पता चलेगा। फॉर एग्जांपल देखो, तुम्हारे पास सोचो बिजनेस में 50,000 का करंट एसेट है, बोलना आंसर, 50,000 का करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है 10,000 का, बोलो तो कितना बार ऐसा लायबिलिटी तुम चुकता कर पाओगे? 5 बार। कैसे किए? कैसे की? मल्टीप्लाई किए। 5 बार कहाँ से आया? किसको किससे डिवाइड किए? 50,000। हाँ, मतलब कितना बार ऐसा लायबिलिटी तुम्हारे पास चुकता करने का क्षमता है? 5 बार, बिकॉज करंट एसेट तो 5 गुना है उसका ना, 5 टाइम्स है। मतलब 10,000 अगर तुम्हारे पास लायबिलिटी है तो तुम्हारे पास 50,000 एसेट भी है, मतलब वैसा लायबिलिटी को तुम 5 बार चुकता कर दोगे। समझ में आए? तो फॉर्मूला क्या बन गया? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। क्या मीनिंग समझ में आया? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, दैट इज करंट रेशियो। क्या टफ लग रहा है? हाँ, तो सारा का ही ऐसा मीनिंग है। नंबर 2 मीनिंग से तो तुम ही तो आंसर बोल रहे हो, कौन सा मैं बोल रही हूँ। इसको लिखेंगे कैसे? 5:1, 5:1। लायबिलिटी अगर 1 है तो उसका 5 गुना करंट एसेट है। नंबर 2 वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? ऑलरेडी तुम लोग ये चीज पढ़ चुके हो कॉमर्स में। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है हर रोज बिजनेस ऑपरेट करने के लिए, जो बिजनेस ऑपरेट करने के लिए डेली बेसिस जो कैपिटल मेरे बिजनेस में लगते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए जो कैपिटल मेरे बिजनेस में जरूरत पड़ता है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल ये तो डेली बेसिस बिजनेस में वर्क करते हैं, डेली बेसिस कितना पैसा लगते हैं बताओ तो। अगर तुमने किसी को तुमने सेल कर दिए, सामान बेच दिए, अभी तक उससे पैसा नहीं मिल रहा है, तो योर वर्किंग कैपिटल विल गेट ब्लॉक्ड। तो वर्किंग कैपिटल अगर ब्लॉक हो जाएगा तो तुमको अपना घर से पैसा लाके इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो खराब हालत होगा ना उस समय। और सोचो तुमने अपना क्रेडिटर, मतलब जिससे सामान खरीदते हो उसको इधर से पैसा देते जा रहे हो, बट उधर से पैसा का फ्लो नहीं आ रहा है, तो अपना घर से पैसा लेके आके तुमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो खराब हालत होगा ना बिजनेस का। मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर। क्यों मोर? बिकॉज तुमको नया फिर अपना पैसा फिर से लाना पड़ेगा, बिकॉज तुम्हारा पैसा ब्लॉक हो रहा है। सो ब्लॉक कैपिटल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कोई भी बिजनेस के लिए। तो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है मेरे बिजनेस को चलाने के लिए डेली बेसिस में कितना पैसा जरूरत पड़ रहा है। क्या देखना पड़ेगा? करंट एसेट मेरे पास किस हिसाब से है और करंट लायबिलिटी कितना है। करंट एसेट से करंट लायबिलिटी को हटा दो, बाकी मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। समझ में आ रहा है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब जो पैसा आने वाला है 1 साल के अंदर, उससे जो पैसा तुम देने वाले हो उसके बीच में जो पैसा है वही तो मेरा वर्किंग। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের মধ্যে সেখানে কারেন্ট নিয়ে কথা বলেছি। গ্রস ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের টোটাল অ্যাসেট মাইনাস টোটাল লায়াবিলিটিজ সেখানে কারেন্ট অ্যাসেট करेक्ट बोले। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, उसके बाद इन्वेंटरीज। टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरीज टर्नओवर रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेंटरीज टर्नओवर रेशियो? इन्वेंटरी मतलब स्टॉक, स्टॉक को इन्वेंटरीज बोलते हैं। टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है तुम्हारे गोडाउन में जितना स्टॉक है, तुम्हारे गोडाउन में जितना स्टॉक है, अगर एवरेजली थोड़ा थोड़ा करके उसको क्लियर कर रहे हो तो कितना बार में तुम्हारा गोडाउन पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। ठीक है? एंड हाउ मेनी टाइम्स वो पूरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा, कितना बार में। सपोज सोचो तुम्हारे गोडाउन में 1 लाख का सामान रखा हुआ है, 1 लाख रुपया का सामान रखा हुआ है। एवरेजली देखा गया, एवरेज का मतलब होता है इस मंथ के शुरुआत में एंड में दोनों मिला के एवरेजली तुम हर महीने में 20-20 हजार का एवरेज कैसे होता है?
करके उस महीना का देखा गया कि हर महीना तुम 20-20 हजार करके स्टॉक क्लियर करते हो, एक बार में 20,000 करके एवरेजली स्टॉक तुम क्लियर करते हो, तो कितना बार में तुम्हारे गोडाउन का पूरा स्टॉक क्लियर हो जाएगा? 5 बार। कैसे? 1 lakh divided by 10 number of times. यही तो है। तो कितना बार में तुम्हारा गोडाउन क्लियर हो जाएगा? 5 बार। 5 टाइम्स। तो इसको हम लोग टाइम्स में बात करेंगे। 5 टाइम्स में मेरा गोडाउन क्लियर हो गया, तो फॉर्मूला क्या होगा? गोडाउन में जितना स्टॉक तुम्हारा था उसको हम लोग बोलते हैं, नहीं, इतना तो स्टॉक है, ये टोटल जो स्टॉक है इन्वेंट्रीज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्यों बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? गोडाउन में जो रखा रहता है ना, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स व्हाटएवर यू सोल्ड। तुम क्या चीज को बेच रहे हो? गुड्स को। सोचो मेरे गोडाउन में था क्या? ये तुम्हारा गोडाउन है। इस साल का स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक था गोडाउन में, सोचो 20,000। गोडाउन में जब हम रखेंगे कोई भी सामान, तुम्हारा गोडाउन है, तुम्हारे गोडाउन में जब तुम सामान को रखोगे, क्या तुम उसमें प्रॉफिट जोड़ के रखोगे? प्रॉफिट तो हम तभी जोड़ते हैं ना जब हम कस्टमर को बेचते हैं। मेरा अपना गोडाउन में जब हम हिसाब रखेंगे तब तो हम कॉस्ट प्राइस में ही रखेंगे, सेलिंग प्राइस में तो नहीं रखेंगे। सेलिंग प्राइस तो हम तब बनाते हैं, प्रॉफिट हम तब जोड़ते हैं जब हम कस्टमर को बेचते हैं, बट अपना हिसाब तो मुझे कॉस्ट में ही पता है ना। तो तुम सोचो जो गोडाउन में 20,000 का सामान रखे थे, ये कॉस्ट प्राइस में ही था। तुम्हारे गोडाउन में शुरुआत में इस साल का स्टार्टिंग में 20,000 का सामान था, फिर से तुमने परचेज किए, तुमने ऑर्डर दिए और 80,000 का सामान का ऑर्डर दे दिए। गोडाउन में अब टोटल कितना का सामान आ गया? सभी कॉस्ट प्राइस है। परचेज मतलब वो भी तुम्हारा ही खरीदने वाला प्राइस है, दैट इज आल्सो अ कॉस्ट। तो 1 लाख का सामान तुम्हारे गोडाउन में आ गया। अब लास्ट तक तुम देख रहे हो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारे पास 30,000 का स्टॉक अभी ईयर एंड तक बचा हुआ है। मतलब इस साल कितना कॉस्ट प्राइस का सामान तुमने बेच दिए? 70,000। हाँ, अभी भी 30,000 बचा हुआ है, मतलब 70,000 कॉस्ट प्राइस का सामान तुमने बेच दिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतना कॉस्ट प्राइस का सामान हम इस साल बेच दिए, इतना कॉस्ट प्राइस का सामान हम इस साल बेच दिए। अब कितना बार में वो सामान बेचे हैं? एक बार में अगर 20-20 हजार करके तुम अमाउंट का सामान बेचे हो, तो पूरा ये 70,000 का स्टॉक कितना बार में बेचे होंगे? कुछ भी पॉइंट आएगा, 20 to 3 point something, 3.5 टाइम्स। एवरीथिंग इन पॉइंट, सब কিছু 3.5 टाइम्स। तो पूरा लॉजिक समझ में आया? जो कॉस्ट प्राइस का सामान तुमने क्लियर कर रहे हो, कितना बार में, अगर एवरेजली एक अमाउंट जा रहा है तो कितना बार में वो किया होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंटरीज। कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है बोलो? एवरेज मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। Average inventories equals to opening inventories plus closing inventories divided by 2. Opening inventories plus closing inventories divided by 2. Number 4. अभी तक कुछ टफ लगा? नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसको एज अ फॉर्मूला अगर याद करोगे, मे बी इफ यू विल फॉरगेट यू कैन नॉट मेमोराइज इट, मतलब लगेगा कि बहुत डिफिकल्ट है, बट फॉर्मूला भी इसमें यूज सोच के बनाओगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर में क्या बोली थी? डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो डेटर कौन होता है? जिसको तुमने उधार का सामान बेचे हो। डेटर से रिलेटेड क्या है? क्रेडिट सेल्स। डेटर से रिलेटेड क्या है? क्रेडिट सेल्स। तो डेटर से कौन रिलेट करता है? क्रेडिट सेल्स। उधार में हम जितना सामान बेचते हैं वही तो। अच्छा, सेल्स को
शेड्यूल 3 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जाना जाता है। सेल्स को हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बोलते हैं। जब हम लोग कंपनीज अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स को हम लोग सेल्स नहीं बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस को ऑपरेट करके मेरा इनकम जो जनरेट हो रहा है दैट इज फ्रॉम सेल्स, ठीक है ना। तो सेल्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे नाम का मतलब ही है सेल्स, तो सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। और डेटर्स को यहाँ पे डेटर्स नहीं, ट्रेड रिसीवेबल, ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ, ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब बोलो तो जितना का तुमने सेल्स डेटर को, जितना का सेल्स किए हो, उधार में जितना का सेल्स किए हो, देखो कैश सेल्स तो कभी डेटर नहीं बन सकता। कैश सेल्स का मतलब क्या है, तुरंत बेचे हाथ में पैसा आ गया, तो उतना अमाउंट का तो डेटर नहीं होगा, मतलब उतना अमाउंट तो डेटर ट्रेड रिसीवेबल में तब आएगा भी नहीं। तो कैश सेल्स को तो कभी कंसीडर करना भी मत इसमें। जब भी डेटर का बात ही करेंगे तो क्रेडिट को लेके सोचना है हमको। क्वेश्चंस में कैश सेल्स नहीं है मतलब पूरा सेल्स को ही हम लोग क्रेडिट सेल्स ही मानेंगे। एज्यूम ऑल द सेल्स आर इन क्रेडिट। कैश सेल्स का कुछ बोलेगा तब हम उतना पार्ट को कैश मानेंगे, बाकी हम क्रेडिट अलग से ले लेंगे। तो जितना पोर्शन का क्रेडिट सेल्स है, जितना तुमने डेटर को उधार में सामान बेचे हो, अगर तुम्हारा डेटर एवरेजली तुमको एक अमाउंट हर बार पे कर रहा है तो कितना बार में तुम्हारा डेटर से पूरा पैसा वसूली हो जाएगा। सपोज तुमने 80,000 का 80,000 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 80,000 क्रेडिट सेल्स है तुम्हारा, 80,000 तुम्हारा क्रेडिट सेल्स है। तुम्हारा जो डेटर है वो तुमको एक एक बार में 1 टाइम्स में एवरेजली तुमको 25,000 करके देता है। एवरेज जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 25,000, एक एक बार में वो 25,000 देता है। तो कितना बार में 80,000 तुम्हारा रिकवर हो जाएगा, 3.2 टाइम्स। 3.2 टाइम्स में पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा। मैंने क्या किया, मतलब 80,000 डिवाइडेड बाय 25, तो 80,000 तुम्हारे लिए क्या था, क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स बोलना पड़ेगा। तो क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है दैट मस्ट बी क्रेडिट, क्रेडिट वाला जितना का पोर्शन उधार में तुम बेचे हो, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। हर एक एवरेज के समय ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। क्लियर। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल बोलो तो पेएबल, अभी तक पेड नहीं किए हो, कौन सा इंसान को पेमेंट करते हैं हम लोग, क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन इंसान है, जिससे तुमने उधार में सामान खरीदे थे, जिससे तुमने उधार में सामान खरीदे थे, अभी तक उसका पैसा पे नहीं किए हैं, तो दैट इज ट्रेड पेएबल। बोलो तो तुम्हारा ट्रेड पेएबल है 90,000, एवरेजली 30,000 करके उसको पे करता है एक बार में, तो कितना बार में उसका पैसा चुकता हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, क्रेडिट परचेज। हाँ, क्रेडिटर इज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज, कैश परचेज को कंसीडर मत करना। तो क्रेडिट परचेज, उधार का परचेज होगा तो ही क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल, एवरेज ट्रेड पेएबल। ऐसे ही फॉर्मूला है ये सारा, तो क्या एकदम इसमें क्या मैथ्स है, मैथ्स तो आएगा, मतलब सम्स तो करना होगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट, पहले हम लोग 5-6-7 फॉर्मूला करेंगे, उसके ऊपर सम्स बना लेंगे, फिर बाकी टोटल
नंबर ना, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या है? सेल्स, जितना तुमने सेल्स किए, जितना तुम्हारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, उसमें से सारा डायरेक्ट खर्चा को अगर माइनस कर दोगे, जितना तुम्हारा सेल्स है, सेल्स में से सबसे पहले ट्रेडिंग में हम लोग क्या करते थे? सेल्स में से सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते थे। जो हाथ में बचता था दैट इज जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो उसका रेशियो निकालना है। तो प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? हमेशा सेल्स की वजह से ही होते हैं, तो सेल्स के ऊपर प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये टोटल सेल्स एक्चुअली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में आएगा आंसर, ये जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो, फिर से आप सारा का सारा खर्चा माइनस करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा खर्चा माइनस करने के बाद लास्ट तक जो हाथ में बचता है दैट इज द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो मालिक का पैसा है, प्रॉफिट है, तो नेट प्रॉफिट वो भी सेल्स के लिए। नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये भी आएगा परसेंटेज। 100 से इनटू मतलब ये परसेंटेज में आंसर आता है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका क्या फॉर्मूला है? कितना का सामान तुमने, कितना कॉस्ट प्राइस का सामान तुमने गोडाउन से निकाल दिए, बेच चुके हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं थोड़ा देर पहले ही समझाई थी, याद करके देखो, ये तुम्हारा गोडाउन है, यहाँ पे तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कुछ नहीं है स्टार्टिंग से। हाँ, ये तो पढ़े ही ऑलरेडी लेवल पे बहुत बार। गोडाउन में तुम्हारा 20,000 का सामान था, 80,000 का फिर से खरीदे हो, 1 लाख हो गया, वहाँ पे भी 30,000 अभी तक पड़े हुए, मतलब 70 का बिक गया, वही जो 70,000 इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मतलब ओपनिंग इन्वेंटरीज होगा माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरीज। ओपनिंग इन्वेंटरीज, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरीज, एक फॉर्मूला है। अनदर फॉर्मूला, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का दूसरा फॉर्मूला होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या है? हम लोग जब सेल्स करते हैं उसके अंदर प्रॉफिट जुड़ा हुआ होते हैं, समझ में आ रही? जब सेल्स कर रहे हो तो जितना अमाउंट, ये 70,000 तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस था, गोडाउन में फिर से देखो, ओपनिंग स्टॉक था तुम्हारा 20, 80,000 का परचेज किए थे, लेस क्लोजिंग स्टॉक था 30,000, ये सारा चीज तो कॉस्ट प्राइस है, मतलब ये जो 70,000 आया ये तो कॉस्ट प्राइस है, यही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। ये जब हम लोग सेल्स करते हैं, सोचो यही 70,000 का चीज को तुमने 95 में बेचे, ये तुम्हारा सेल्स है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ? 15,000। कैसे किए? 95 माइनस 70, 15,000 आया। तुम्हारा खरीदने के लिए उसका दाम पड़ा था 70, तुमने जब उसको बेच रहे हो तो 95 पे बेच रहे हो, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हुआ है ना? 25,000 तुम्हारा प्रॉफिट है। 25,000 तुम्हारा प्रॉफिट कमाए हो, तो कहाँ से आया? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। हमको क्या ढूंढना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही हमको ढूंढना है। तो अगर हम 95 से, ये तो प्रॉफिट निकल गया मुझे, अगर हम 95 से प्रॉफिट को हटा दे तो मुझे 70 नहीं मिल जाएगा, समझ में आया? तुम्हारे पास ये बोल दिया है 95 पे तुम सेल किए हो, जबकि तुम्हारा प्रॉफिट उस वक्त हुआ था 25,000, तो कितना रुपया का सामान बेचे हो? तो कॉस्ट प्राइस कितना का बेचे हो? कितना में बेचे हो? 95 पे बेच के 25 का प्रॉफिट कमाए हो, तो वो चीज तुम कितना में खरीदे थे? 70 में। कैसे आया? सेल्स माइनस प्रॉफिट किए थे ना, तभी तो यहाँ पे भी वही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट
डेब्ट का मतलब क्या है? लोन। डेब्ट का मतलब क्या है? लोन। इक्विटी का मतलब क्या है? मालिक का पैसा। मालिक का कितना फंड बिजनेस में खट रहा है? मालिक का कितना पैसा बिजनेस में खट रहा है, दैट इज इक्विटी। मालिक के सर के ऊपर बोझ कितना है? मालिक के डेब्ट इक्विटी रेशियो, मतलब मालिक के पैसा जितना बिजनेस में खट रहा है उसके हिसाब से लोन कितना बेयर कर रहे हैं। मालिक के सर के ऊपर लोन का बोझ कितना है? तो क्या लिखोगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब जो पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए लोन लिए हैं, सर के ऊपर बोझ कितना है, डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय क्या होगा? लॉन्ग टर्म मालिक के सर के ऊपर बोझ कितना है? मालिक का पैसा कितना होता है? लॉन्ग टर्म डेट बाय क्या बोलते हैं इसको? शेयर होल्डर। समझ में आया? लॉन्ग टर्म मालिक कौन है? मालिक के सर के ऊपर बोझ कितना है? मालिक कौन है? मालिक शेयर होल्डर। कंपनी का मालिक तो शेयर होल्डर ही होते हैं। समझ में आ रहा है? तो मालिक का जितना पैसा बिजनेस में खट रहा है उसके हिसाब से मालिक ने लोन कितना लेके रखा है, मतलब अपना कैपिटल कितना है और बाहर का लोन कैपिटल कितना है, इसका रेशियो निकाल रहे हैं। अपने कैपिटल के ऊपर लोन कितना लेके रखे हो, तो लॉन्ग टर्म डेट बाय शेयर होल्डर्स फंड। इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हमको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर क्वेश्चंस में तुम्हारे पास ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक है, कुछ भी नहीं है, तो तुम परचेस कैलकुलेट कर पाओगे? देखना वहां पे जीपी दिया हुआ है, तो तुमको दूसरा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे वो क्वेश्चन से पता चल जाएगा कि हमको ये फॉर्मूला यूज करने से इसका आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या? अच्छा, पहले हम यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बाद हम दूसरा कुछ पोर्शंस में जाएंगे, क्योंकि उसके बाद फिर एक स्टेटमेंट है, वहां से मेरा 3-4 फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक पहले बना लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सा फॉर्मूला मेरा हो गया? करेंट रेशियो। अच्छा, और एक फॉर्मूला बोल ही देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट अभी आएगा, दैट इज क्विक रेशियो। क्विक रेशियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे करंट के बाद ही बताना था। हाँ, वही बच्चा लोग जिसको बोलते हो क्विक मतलब जल्दी जल्दी चलने वाला है। क्विक को कोई मतलब क्यूट रेशियो भी हो? हाँ, वो वाइट में पूछा गया था, मैम क्यूट रेशियो नहीं मिल रहा है। जिसको हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं उसको हम लोग, उसका दूसरा नाम लिक्विड रेशियो भी है, उसका तीसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो है। ये यहाँ कब से साइंस आ गया? एसिड टेस्ट रेशियो, तीन नाम है इसका। क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट। लिक्विड तक तो ठीक था, ये एसिड तक चला गया। वाह। हाँ, एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका तीन नाम है। एसिड टेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा ना बच्चे? देखो, इसका पहले मीनिंग समझो। बहुत तो करंट एसेट, हम लोग के बिजनेस में करंट एसेट तो पता है क्या क्या होता है, बट जितना भी करंट एसेट है, क्या हर एक करंट एसेट को तुम तुरंत कैश में बदल सकते हो? कैन ईच एंड एवरी करंट एसेट बी इजीली कन्वर्टेबल टू कैश? हर एक करंट एसेट क्या तुरंत कैश में बदल सकता है? आज चाहो तो कल के अंदर ही कैश हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। क्विक और लिक्विड के मतलब से ही समझ में आ रहा है। क्विक का मतलब फटाफट, बहुत जल्दी। लिक्विड का मतलब होता है कैश में बदलना। लिक्विड इजीली कन्वर्टेबल टू कैश, उसको लिक्विड बोला जाता है। तो तुम्हारे पास ऐसा लिक्विड एसेट कितना है और लिक्विड लायबिलिटी कितना है, मतलब तुरंत पे भी हो सकता है और तुरंत कैश में कन्वर्ट भी हो सकता है। ऐसा मतलब क्विक एसेट और क्विक लायबिलिटीज का जो रेशियो है, मतलब जो प्रोपोर्शन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो।
कितना ऐसा क्विक लायबिलिटी, जितना क्विक लायबिलिटी है तुम्हारे पास, कितना क्विक एसेट है कि तुम उस लायबिलिटी को पे कर सकते हो। कौन कौन सा ऐसा एसेट है जो करेंट तो है, 1 साल के अंदर तो तुमको फायदा मिल जाएगा, बट क्विक नहीं है। स्टॉक एक ऐसा एसेट है जो करेंट तो है बट क्विक नहीं है। मैं काली चाहूँ तो मेरे गोडाउन से स्टॉक नहीं भी जा सकते, कैन नॉट इजीली कन्वर्ट टू कैश। मेरे मर्जी के ऊपर बिकेगा नहीं, मुझे मन कर रहा है मेरा काली गोडाउन खाली हो जाए, संभव है क्या? नहीं है। तो कैन यू इजीली कन्वर्ट इट टू कैश? इजीली क्या वो कन्वर्ट हो जाएगा? नहीं। करेंट तो है, 1 साल में तो वो संभव हो सकता है, बट यू कैन नॉट इजीली कन्वर्ट इट टू कैश। ठीक है, तो करेंट में वो आता है बट क्विक में इन्वेंटरीज नहीं आएगा, मतलब करेंट में से इन्वेंटरीज को हटाना पड़ेगा क्विक में बदलने के लिए। समझ में आया? दूसरा बात, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एक्सपेंसेस तो है, क्यों? करेंट एसेट तो है। करेंट एसेट क्यों है? बिकॉज तुमने किसी को पैसा पे कर चुके हो पहले ही, उससे फायदा तो मिलेगा, इसीलिए वो एसेट है। 1 साल के अंदर उससे फायदा मिल जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको एसेट में रखते हैं। बट क्या तुम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? दिस इज प्रीपेड एक्सपेंसेस है तुम्हारा, हाउ कैन यू कन्वर्ट इट टू कैश? करेंट एसेट है, तुमको फायदा मिलेगा बोल के, बट लिक्विड में तो तुम्हारे हाथ में बदल नहीं सकता, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हटा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है? मतलब करेंट एसेट में से हम किस किस को हटाएं? इन्वेंटरीज को हटा दिए और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दिए, तो क्विक एसेट बन गया। बाकी सारा चीज देखो इजीली कन्वर्टेड टू कैश। जो हाथ में कैश है वो तो कैश ही है। जो बैंक में पैसा रखे हो, क्या तुम एटीएम से कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते हो, या बैंक में लाइन देके तुरंत इसको? हाँ, क्यों? कितना दिन तुम डेटर को टाइम दोगे? हाउ मच? मतलब डेटर को फोन करके तुम मंगवा भी सकते हो अपने जरूरत पे। दूसरा बात, तुम उसको बेचोगे? तुम हमको वो बोलो, एक बार अगर मार्केट में रेपुटेशन खराब करे कुछ तो देगा। अगर 10,000 बाकी है तो 5 भी तो भेजेगा वो। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम्हारा पैसा वो तुमको दे ही ना। बट स्टॉक तो तुम्हारा बिका ही नहीं है, क्या तुम उसको बेचोगे तब ना वो कन्वर्ट होगा। बट जो पैसा तुमको मिलने वाला है तुम तो उससे मंगवा तो सकती हो, ठीक है ना? अगर तुमको वो चेक भी दे दिया, बिल्स दे दिया, सोचो डेटर बोला पैसा नहीं है, तुम तो उसको बोल सकते हो बिल दे दे भाई, तो तेरे पास नहीं, हम बैंक से ले लेंगे फिलहाल। ये ऑप्शन तो तुम्हारे पास है, तुम उससे बिल ले लो, बिल को जाके डिस्काउंटिंग करवा लो बैंक से, संभव तो है। बाद में देगा वो 3 महीना, पर तुम तो डिस्काउंटिंग ऑप्शन है तुम्हारे पास, कुछ भी करके तो उससे संभव तो है, इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। सेम आगे समझ में यहाँ तक। लायबिलिटी भी ऐसा कुछ है जो क्विकली पे नहीं कर सकते, जैसे कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से जो पैसा तुम काम के लिए विथड्रॉ किए थे वो तुरंत तुम बैंक को कैसे रिटर्न करोगे? मतलब 1 साल तक के अंदर तो दे देना है, बट तुरंत नहीं। तो ये सब सारा चीज लायबिलिटी से भी हट जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी, क्विक एसेट बाय क्विक लायबिलिटी। अब क्विक एसेट क्या है? क्विक एसेट के जगह में क्या लिखेंगे? करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरीज। क्विक एसेट हम लोग किसको बोलते हैं? करेंट एसेट में से हम स्टॉक को माइनस कर देंगे, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे जैसे तुमको समझाए थे वैसे हम फॉर्मूला लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करेंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? कैश क्रेडिट इज अ टाइप ऑफ लोन, बट हम वही फॉर्मूला को एग्जाम में लिखेंगे, जितना इंफॉर्मेशन इतना में से मेरे पास रहेगा। सपोज तुम्हारे एग्जाम में प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरी। मतलब हमको लिखना नहीं है। लोन्स इज अ टाइप ऑफ लोन, ठीक है ना? बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट नहीं है, तो हमको माइनस करके फायदा नहीं है, 0 लिखोगे क्या? जरूरत तो है नहीं। तो फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला हम लिख दिए, मैक्सिमम इतना ही आएगा, बट एग्जाम में हम उतना तक ही लिखेंगे जितना तक मेरा इंफॉर्मेशन है। क्लियर है क्या यहाँ तक पूरा? तो 10 फॉर्मूला अभी तक हो चुका है। 10 फॉर्मूला बताओ, ये 10 फॉर्मूला में कहाँ पे तुमको लग रहा है कि टफ? डेट इक्विटी शेयर होल्डर के
पैसा के हिसाब से कितना लोन तुम उसके ऊपर है। মানে old fund is to borrowed fund মানে हाँ, borrowed fund is to अपना फंड मतलब मेरा पैसा के हिसाब से मैंने लोन कितना लेके रखा, that is the ratio is the debt equity ratio। आगे कॉमर्स में कुछ नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक हम लोग 2-3 सम्स बनाते हैं पहले, फिर जाके आगे बढ़ते हैं। लिखो। ये चैप्टर से फॉर्मूला बेस्ड ही है क्या? हाँ, कितना फॉर्मूला है? 18 गुडविल का फॉर्मूला भूल गए। 18 सिर्फ बोले आई थिंक गुडविल फॉर्मूला ज्यादा फॉर्मूला बना How much you have done? 10 already completed। আটটা বাকি আছে না ম্যাম দেখো গুডউইলের সাথে এটার কিছু কি हाँ, concept, goodwill का concept है separate। इतना फॉर्मूला याद भी ना होता है। तो अभी से ग्रेजुएशन तक कितना फॉर्मूला होगा बोलो? 100 150 तो कैसे याद ये रहेगा? होते जाएगा, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। हां हम लोग को ब्रेक पोस्ट दे इसको। हाँ काफी बार तो ऐसा भी आएगा जिसको तुमको तुरंत बैठ के देखना पड़ेगा लॉजिक से कि क्या हो रहा है। हर चीज तो तुम्हारा फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं होगा, समटाइम्स योर लॉजिक नीड टू अप्लाई। जब परमजीत अब्दुल ये लोग रेशियो इतना अच्छा बना लेता है ग्रेजुएशन का, वो लोग तो पढ़ता भी नहीं अच्छा से, घर में कुछ नहीं बनाता, जो यहाँ पे बनाते हैं। अभी एग्जाम टाइम पे 2 हफ्ता वो लोग फिर पढ़ रहे हैं, बट पहले से तो फकी मारता है। लेकिन कोई भी सम्स दे दो, रेशियो वगैरह बना तो है, लॉजिक क्लियर रहेगा तो कुछ भी बन जाएगा। देखना हर कोई बोलेगा ये 2-3 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है। इशू ऑफ शेयर्स, कैश फ्लो एंड दिस बहुत डिफिकल्ट है, बोलते हैं बहुत। लॉजिक नहीं मतलब बोलते हैं कि बाप रे बाप ये सब चलता है। हाँ हाँ, तुम्हारे अकाउंट में लॉजिक नहीं लर्न तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिस करते हो। हाँ, तो प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक तुम्हारा सम्स बनने जाएगा। रन करते जाओ तो होएगा ही नहीं कभी कोई सब। इफ सीआर का शादी हो गया। अभी देर है, 1 घंटा अभी भी बाकी है, तुम लोग तब तक रुक जाएगा। इफ current ratio is 3:1, if current ratio is 3:1 and working capital is 90,000, then calculate current asset and current liabilities. Current asset and current liabilities. Current asset and current liabilities. Question number 2. Calculate inventories turnover ratio. Trade receivable turnover ratio and trade payable turnover ratio from following information. Revenue from operation is 1,20,000. Revenue from operation is 3,60,000. 3,60,000. Cash sales is
20% of total revenue from operation. Total revenue from operation. Total revenue from operation. Gross profit ratio is 25%. Gross profit ratio is 25%. Trade payables. Trade payables. Closing. Rupees 25,000. Trade receivable. Rupees 20,000. Rupees 20,000. Trade receivable, trade payable. Closing. Opening trade payable is 5,000 less than closing trade payable. Closing trade payable. Okay. Closing inventories. Closing inventories is rupees 30,000. Closing inventory is rupees 30,000. बस फाइन कर दे। अगर क्वेश्चन में सारा फॉर्मूला है अगर आपका कोई क्वेश्चन में पूरा सारा फॉर्मूला आगे से लगे नहीं 3-4 It's about the inventory turnover ratio, trade receivable ratio और trade payable ratio बोले। बराबर है। हमें पानी निकालना ना। Question 1. देखो current ratio is 3:1. Current ratio is 3:1. तो पहले लिखो current ratio का फॉर्मूला क्या है? Current asset by current liability. यही तो है। Current ratio का फॉर्मूला क्या है? Current asset by current liability. तो मेरे को शॉर्ट में देखा था तो और करंट रेशियो के बराबर कितना लिखा हुआ है? 3:1 मतलब 3/1। देखते हैं 3/1 इक्वल्स टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तुमको करंट एसेट और करंट लायबिलिटी तो ढूंढना है, वही नहीं पता। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। करंट एसेट इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी, यही तो है। 1 करंट एसेट इक्वल्स टू 3 करंट लायबिलिटी। यहाँ पे ना मुझे एसेट का वैल्यू पता है ना लायबिलिटी का वैल्यू पता है। क्या हम एसेट और लायबिलिटी दोनों का वैल्यू अगर पता नहीं है तो एक ही फॉर्मूले से हम लिख पाएंगे क्या? नहीं निकल पाएंगे, दोनों ही अननोन है। तो हमको दूसरा इंफॉर्मेशन वो लोग दिया है वर्किंग कैपिटल, कम से कम उसका वाला फॉर्मूला लिख के देखते हैं कहाँ तक आगे जा सकते हैं। ये जितना तक बनना था फॉर्म बना के छोड़ दी, फिर हम दूसरा फॉर्मूला से देखेंगे कितना आगे बढ़ सकता है। क्या वर्किंग कैपिटल से कुछ सॉल्व होगा? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल कितना बोल दिया है? 90,000 इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और एक करंट एसेट का मतलब कितना करंट लायबिलिटी है? जहां जहां तुमको करंट एसेट दिखेगा उसके बदले क्या मैं 3 करंट लायबिलिटी नहीं लिख सकती? क्योंकि एक करंट एसेट के बराबर तो 3 करंट लायबिलिटी होता है। कहां से पता चला? इस
45,000 45,000 into 3 कितना हो जाते हैं 1,35,000। देख लो तो अब तुम्हारा रेशियो फुलफिल हुआ कि नहीं। तुम्हारे पास 45,000 का करंट लायबिलिटी था जबकि करंट एसेट था 1,35,000। ऐसा 45,000 का करंट लायबिलिटी को 1,35,000 फिर कितना बार दे पाओगे 3 बार ना। तो रेशियो क्या है 3:1 3 बार। अगर 45,000 का करंट लायबिलिटी तुम्हारे बिजनेस में है तो तुम्हारे पास ऐसा 45,000 को चुकता करने के लिए एसेट कितना है देखो क्लियर है समझ में आ गया। मैथ्स जिसका डूबा हुआ है उसको मेहनत बहुत ज्यादा करनी है। तो बेसिक है बेसिक ही है बट फिर भी बेसिक भी बहुत जगह हार्ड है। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई बात नहीं तो बात समझ जाएगी समझ में। नेक्स्ट दूसरा टफ है जो आगे पक्का तो आपने चेहरा देख के कंप्यूटर को लगता है कि आया नहीं है कंफ्यूज हो। नंबर 2 तो कैसे रेशियो सॉल्व करना पड़ेगा समझ में आएगा। हाँ फिजिक्स এরকম এক লাইনে মানে কোশ্চেন আছে দুটো তো বড় কিন্তু ওয়ানটা পুরো ফিজিক্সের মতো নিউমেরিক্যালস খুব মাথা খারাপ করবে। नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक एक करके रेशियो के लिए मुझे क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए देखो। इन्वेंट्रीज टर्नओवर रेशियो मतलब तुम्हारे गोडाउन में जितना स्टॉक है कॉस्ट प्राइस का कितना बार में वो खाली हो जाएगा अगर एवरेज भी तुम उस स्टॉक। तो फॉर्मूला क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक बाय एवरेज इन्वेंट्री। यही तो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा। बोलो क्या यहाँ पे क्या तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ है। सेल्स दिया हुआ है देखो सेल्स दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं बट यहाँ पे जीपी है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे। सेल्स में से अगर हम प्रॉफिट को हटा देंगे तो क्या मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकल जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छे बट ओपनिंग परचेज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो सेल्स कितना है टोटल सेल्स 3,60,000। हमको तो यहाँ पे कैश में सेल्स हो कि क्रेडिट में हो उससे तो मतलब नहीं है कितना सेल्स है वो देखना है। 3,60,000 में से ग्रॉस प्रॉफिट 25% है 3,60,000 का 25% कितना आता है बोलो 90,000। ये कैसे कैलकुलेट किए 3,60,000 का 25% क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट तुम तो 25% कमाते हो तो कितना है 90,000 हो गया। तो 3,60,000 से 90,000 माइनस कर दो 2,70,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो 2,70,000 मुझे मिल गया। एवरेज इन्वेंट्री मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री बाय 2। ओपनिंग तो कुछ है ही नहीं क्या ओपनिंग इन्वेंट्रीज कुछ है स्टॉक नहीं है प्लस क्लोजिंग क्या है क्लोजिंग इन्वेंट्रीज। जब सुनो ये तभी फॉर्मूला यूज करने का जरूरत नहीं है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग जब है ही नहीं तो हम क्लोजिंग को ही एवरेज मान लेंगे। क्या बोले हम जब ओपनिंग नहीं रहेगा तो हम क्लोजिंग को ही हम एवरेज मान लेंगे। आया मेरा बात समझ में। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं सिर्फ क्लोजिंग दिया है। जब ओपनिंग है ही नहीं तो मुझे फॉर्मूला में जाना ही नहीं है क्या लिखेंगे सिर्फ क्लोजिंग को ही हम मान लेंगे एवरेज स्टॉक। अच्छा ना कखনো क्लोजिंग স্টক নেই কিন্তু ওপেনিং স্টক আছে তাহলে ওপেনিং স্টক
क्लोजिंग रहेगा मतलब ही एवरेज और ओपनिंग का भी बाय मतलब ओपनिंग वैसे देगा नहीं सिर्फ, क्योंकि बैलेंस शीट में, ये तो बैलेंस शीट का स्टडी है ना, कौन सा स्टॉक बैलेंस शीट में बैठता है, समझ में है? तो क्लोजिंग, ये सारा चीज का जो भी हम लोग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट से ही, तो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ही तो दिखता है तुमको। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, अगर जब एवरेज ओपनिंग नहीं है तो हम उसी को मान लेंगे कि एवरेज है, तो आप कितना है 30,000, तो 2,70,000 बाई 30,000 9 टाइम्स। बी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, रिसीवेबल डेटर की तरह, डेटर है ये, सॉरी, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको सिर्फ उधार वाला सेल्स लेना है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बोलो तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टोटल, तो 3,60,000 इज योर टोटल सेल्स, 3,60,000 टोटल सेल्स है, उसके नीचे बोला है इसमें से कैश सेल्स है 20%, तो कैश सेल्स क्या तुम्हारा उधार का सेल्स है? क्या कैश सेल्स की वजह से तुम्हारा डेटर बनता है? तो हम कैश सेल्स को कंसीडर क्यों करेंगे? मतलब मेरे को तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स चाहिए, तो टोटल सेल्स में से अगर हम कैश सेल्स को हटा दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? सिर्फ क्रेडिट सेल्स। मुझे सिर्फ उधार वाला सेल्स चाहिए, कैश सेल्स नहीं चाहिए, तो टोटल में से अगर हम कैश को हटा दें तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्रेडिट। तो मेरा टोटल सेल्स यहाँ पे दिया हुआ है 3,60,000, उसमें से हाँ कैश सेल्स को अगर हम हटा दें जो कि आता है 3,60,000 का 20%, कितना हो जाते हैं? 72,000। 3,60,000 का 20%, तो कितना आ जाएगा? 36,000 into 72,000, तो 3,60,000 से 72,000 माइनस कर लो, कितना आएगा? 2,88,000, तो 2,88,000 डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, कितना कितना है देखो, ट्रेड रिसीवेबल, हाँ ट्रेड रिसीवेबल क्लोजिंग था 20,000, अच्छा क्लोजिंग ही है 20,000, तो ओपनिंग तो है ही नहीं, तो डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा? 14.4। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज, हाँ ट्रेड पेएबल सबका क्लोजिंग দেওয়া আছে 25,000 আর একটা দেওয়া আছে ওপেনিং ট্রেড পেएबल 5,000। हाँ एवरेज कैलकुलेट करते हो, पेबल तो क्या कैलकुलेट, ये तो वो था ना रिसीवेबल था, जो भी मैम पहला वाला रिसीवेबल, पेएबल, अभी पेएबल के लिए, क्रेडिट पेएबल के लिए मुझे क्रेडिट परचेज चाहिए, क्रेडिट परचेज चाहिए, क्रेडिट परचेज मिल जाएगा मुझे, COGS ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, कौन सा फॉर्मूला से तुम परचेज कैलकुलेट कर सकते हो? कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जहां पे तुम्हारा क्रेडिट परचेज आ सकता है? ओपनिंग स्टॉक वाला फॉर्मूला, COGS का एक फॉर्मूला है जहां पे परचेज वर्ड दिखता है ना, मतलब वो परचेज तो फॉर्मूला के अंदर रहना चाहिए, तब तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे तो परचेज मिलेगा। तो तुमको तुरंत परचेज ढूंढने के लिए दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है जहां पे परचेज लिखा हुआ है, COGS वाला फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू तो 2,70,000 तुमको मिल चुका है, तो 2,70,000 उसके बराबर बैठा दो, ओपनिंग स्टॉक तो तुम्हारा कुछ है ही नहीं, 0 प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तुम्हारे गोडाउन में 30,000 है, इसको सॉल्व करो तो परचेज का वैल्यू ढूंढ लो, परचेज इक्वल्स टू, ये अगर इधर आ जाएगा तो क्या होगा? प्लस होगा, मतलब 2,70,000 इधर ही लिख दो, 2,70,000 जो था प्लस 30,000 सारा वैल्यू को लेके आ जाओ इक्वल्स टू परचेज, तो परचेज का वैल्यू कितना हो गया?
इक्वल्स टू 3 लाख। तुम 3 लाख का सामान इस बार परचेज किए थे, 3 लाख का सामान परचेज किए थे। देखो ओपनिंग स्टॉक तुम्हारे गोडाउन में कुछ था नहीं, 3 लाख तुम इस बार खरीदे थे, उसमें से 30,000 पड़े हुए हैं, तो कितना कॉस्ट का सामान बेचती हो? आ गया, सारा चीज मैच खा रहा है। मतलब तुम्हारा परचेज कितना था? 3 लाख। ठीक है, मुझे पहले ये ढूंढना पड़ा था, फिर इसी फॉर्मूला से ये ढूंढना पड़ा। तो 3 लाख क्रेडिट परचेज है, 3 लाख क्रेडिट परचेज में बैठा दो। एवरेज ट्रेड पेबल, एवरेज ट्रेड पेबल बोलो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही है। ट्रेड पेबल कितना था? 25,000। क्लोजिंग था 25 और ओपनिंग बोल रहा है 5,000 कम है। 20 plus 25,000, 45,000। ओपनिंग ट्रेड पेबल क्या है? क्लोजिंग से 5,000 कम। क्लोजिंग कितना है? 25 है। तो मुझे देखो क्लोजिंग ट्रेड पेबल ये तो 25 है, तो ओपनिंग कितना होगा? 5,000 कम होगा 25 से, मतलब 25 माइनस 5 तो 20,000। तो ओपनिंग 20,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 45,000 डिवाइडेड बाय 2 ना, 22,500। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 22